मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं एरिक्सन। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है क्योंकि सिगमंड फ्रायड के मतों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थे। एरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूति का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है क्योंकि ये जो सिगमंड फ्रायड थे उनके विचारों से पूर्णतः सहमत थे, लेकिन एक ऐसा विचार था जिससे वे सहमत नहीं थे। वो था वो विचार था कि जो बालक का विकास है वो उसकी काम प्रवृत्ति से नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों से प्रभावित होता है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत कहा है कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी न होकर सामाजिक प्राणी भी होता है, कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी ना है बल्कि सामाजिक प्राणी भी होता है। और इस आधार पर उन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। यानी एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसकी कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। देखिएगा कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ये आपके सामने इसकी 8 अवस्थाएं हैं। तो देखिए, जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक जो अवस्था रहती है वो रहती है आपकी विश्वास और अविश्वास की अवस्था। उसके बाद 3 वर्ष से 4 वर्ष तक रहती है स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था। उसके बाद 5 से 6 वर्ष तक रहती है आत्मबल व अपराध भाव की अवस्था। 7 से 12 रहती है परिश्रम और हीनता की अवस्था। और 13 से रहती है 18 तक पहचान भूमिका की द्वंद्व की अवस्था। 19 से 35 तक रहती है घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था। और 36 से लेकर 55 तक रहती है उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। 55 के बाद रहती है ईमानदारी और निराशा की अवस्था। ये कुल 8 अवस्थाएं हैं जो एरिक्सन ने बताई हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। एक बार और रिपीट कर लीजिए। देखिएगा, पहली अवस्था विश्वास अविश्वास की अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरी है स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था जो 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक रहती है। आत्मबल व अपराध भाव की अवस्था 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। परिश्रम और हीनता की अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। और एक 13 से लेकर 18 तक रहती है पहचान और भूमिका द्वंद्व की अवस्था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था जो कि किशोर अवस्था में मानी जाती है। उसके बाद किशोर अवस्था के बाद आती है आपकी युवा अवस्था, उसमें घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था रहती है। और उसके बाद 36 से 55 रहती है आपकी उत्पादकता और निष्क्रियता की अवस्था। इस प्रकार आपकी अवस्था। दोस्तों, ये कल 8 अवस्थाएं हैं जिनको आपको ईमानदारी से और बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे भी उम्र के अनुसार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला सिद्धांत आपका आ रहा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे के द्वारा किया गया था। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक व संज्ञानी ज्ञान है, स्थायी ज्ञान है जो वह वातावरण व उद्दीपक होता है आपका वातावरण व उद्दीपक जगत बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी जो आपके जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञान की भी एक परिभाषा दी है कि वह व्यापक व स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण उद्दीपक जगत बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। एक प्राणी होता है जिसे वातावरण के द्वारा ग्रहण करता है उस ज्ञान को, वो एक स्थायी ज्ञान होता है, एक व्यापक ज्ञान होता है। तो आपको मोस्टली आपको यहाँ पे याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था और इसमें जो क्या बात है आगे देखने वाले हम। संज्ञान के अंतर्गत अवधान यानी आपका ध्यान केंद्रित होना, स्मरण याद करने की क्षमता होना, चिंतन कल्पना और निरीक्षण, वर्गीकरण, तर्क वितर्क, समस्या का समाधान, संप्रतिकरण, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दोस्तों, संज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं
सम्मिलित होती हैं। अवधान होता है, स्मरण होता है, चिंतन होता है, कल्पना होती है, निरीक्षण होता है, वर्गीकरण, तर्क वितर्क, समस्या समाधान व संप्रतिकरण व प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं जो संज्ञान में होती हैं। वह संप्रत्यय को विचार, संप्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों विचारों का निर्माण करना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी हम कहते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है व्यक्ति का, उस पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए ही हम जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें कि विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक विकास का जितना भी अध्ययन किया जाता है वह आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। वही दोस्तों बात करें कि बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है, तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जितना भी व्यक्ति का विकास होता है इसका अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से और संज्ञान विकास होता है आपका शैशवावस्था से। ध्यान रखो, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कि आपका जो विकास शुरू होता है वो कब से होता है, वो आपका गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। जबकि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपका शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और पूरे जीवन तक चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। भाई देखो, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसकी कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। जैसा कि आपने अभी पूर्व में पढ़ा था कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई थी, तो उसी प्रकार यहाँ पे जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखिएगा। सबसे पहले है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जिसे कहते हैं हम इंद्रिय जनित अवस्था। दोस्तों जो इसकी एज होती है वो आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। तो देखिएगा, संवेदी पेशीय अवस्था जो कि आपकी पहली अवस्था है, इसे हम पढ़ रहे हैं। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। यानी जब भी बच्चे का जन्म होता है तो बाह्य जगत के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ वह अपनी संवेदनाओं, जिसे हम कहते हैं ज्ञान इंद्रियों, वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, वह स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दोस्तों यही होती है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें जो बच्चा है जन्म के समय तो कुछ उसको वातावरण का ज्ञान नहीं होता है, बाह्य के वातावरण का। जैसे ही आयु बढ़ती जाती है तो अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है, वस्तुओं को देखता है, स्पर्श करता है, गंध को सूंघता है, स्वाद को चखता है, इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से वो अपना ज्ञान है वो ग्रहण करने लग जाता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और बहुस्थापित्य का अभाव पाया जाता है। दोस्तों हाँ, वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है एक बच्चे में। शुरू में इस अवस्था के दौरान वस्तु स्थापित्व का अभाव पाया जाता है, जबकि छोटे छोटे शब्द हैं जो बोलने लग जाता है बच्चा। आगे देखिएगा, दूसरी अवस्था है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से व खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से, दूसरों की नकल करके अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को हम कहते हैं। खिलौनों की आयु हम इसी अवस्था को कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, तो इसे ही हम खिलौनों की आयु कहते हैं। दोस्तों ये भी शिशु अवस्था ही आप इसे कह सकते हो। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की व भारी का ज्ञान रखना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बता देना, घर के छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है।
लेकिन वह तर्क वितर्क करने के लिए योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्वता का भाव जागृत हो जाता है। दोस्तों, जो आपकी इससे पहले जो एज थी, जैसा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये थी आपकी संवेदी पेशी अवस्था, तो इसमें क्या था कि वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। लेकिन जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे वस्तु स्थायित्वता का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन पाया जाता है। यानी जो वस्तु निर्जीव होती है, उन्हें देखकर बच्चा उन्हें सजीव समझता है और ऐसा समझता है कि ये भी वस्तु हमारे समान हो सकती है, जिसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। दोस्तों, इस बच्चे में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। जीववाद जिसे कहते हैं वो होता है आपका बच्चा है, अगर कोई खिलौना है, थोड़ा हिल डुल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, तो बच्चा समझता है कि इसमें भी प्राण है, ये भी जीवित है। तो यही आपका जीववाद का नियम होता है और उनके प्रति उनकी प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। दूसरा है अनुक्रमणशीलता। अनुक्रमशीलता, तो देखिए अनुक्रमणशीलता क्या होती है आपकी, यानी एक चीज को बार बार रिपीट ना कर पाना, ये होती है अनुक्रमणशीलता। बालक अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। दोस्तों, आपने जो पढ़ा था पूर्वकालिक अवस्था, इसमें बच्चा है वो अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। आगे पढ़ने वाले हम मूर्त मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। इसकी एज की बात करें तो ये आपकी 7 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक मानी जाती है। 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है? पूर्व में 2 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, उनमें तार्किक चिंतन नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में रहता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, तो उसमें तार्किक चिंतन करने लगता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तु तक ही सीमित रहता है। दोस्तों, अमूर्त चिंतन नहीं होता है, केवल मूर्त चिंतन ही होता है और वह मूर्त वस्तुओं तक ही उनका चिंतन रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, वर्गीकरण करना व समानता को बताना, सही गलत व उचित अनुचित में विभेद यानी अंतर करना सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी हम इसे कहते हैं। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। भाषा व संप्रेषण योग्यता का विकास होता है। उत्क्रमणशीलता, ये क्या होती है दोस्तों? इस अवस्था में जो बच्चे के अंतर्गत उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसे पलावटी या उलट पुलट अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला आपका अवस्था है दोस्तों, आपकी अवस्था अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिएगा, ये आपके 12 वर्ष के बाद शुरू होती है और ये अवस्था के शुरू तक रहती है, यानी किशोर अवस्था, पूरी किशोर अवस्था इसमें रहती है। इस अवस्था में मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। जो भी बच्चा होता है वो मूर्त चिंतन तो करता ही है, साथ में अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। जीन पियाजे की शिक्षा में योगदान, उनको पढ़ने से पहले एक बार दोस्तों फर्स्ट मोड में मैं रिवीजन कराना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी फर्स्ट मोड में रिवीजन करना चाहूँगा। शॉर्ट में देखिएगा, हम 4 अवस्थाएं पढ़ी थी। यहाँ देखो 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, ये चारों अवस्थाएं हैं आपकी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक पाई जाती है।
इसमें शिशु बाह्य वातावरण को नहीं जानता है। धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है तो अपनी ज्ञान इंद्रियों से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह बाह्य वातावरण का ज्ञान ग्रहण कर लेता है और छोटे छोटे शब्द भी बोलने लगता है। बहु स्थायित्व की जो अभाव, इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है दोस्तों। दूसरी अवस्था बताई थी जीन प्याजे जी ने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसमें जो शिशु है वह दूसरों के संपर्क से, दूसरों की नकल करके, खिलौनों के माध्यम से सीखता है और ज्ञान ग्रहण करता है। इसलिए इस आयु को दोस्तों खिलौनों की आयु भी हम कहते हैं। शिशु अक्षर लिखना सीखता है, गिनती लिखना, रंग पहचानना इत्यादि, हल्के भारी का ज्ञान होना इत्यादि क्रियाएं करने लग जाता है। वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तर्क वितर्क कभी से नहीं करता है तथा ये अतार्किक चिंतन की अवस्था से इसे हम जानते हैं। इसमें दोस्तों वस्तु स्थायित्वता का भाव जागृत हो जाता है, जो कि पहले की अवस्था में भाव नहीं था। आगे देखिए, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है तथा जीववाद का भाव आ जाता है। आगे देखिए, अगला हमने पढ़ा था मूर्त व स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बस जो बच्चा है वो तार्किक चिंतन करने लगता है, लेकिन वह चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं के लिए करता है, अमूर्त वस्तुओं के लिए नहीं कर पाता है। वह 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर सकता है, समानता असमानता इत्यादि सही गलत पहचानने लग जाता है और विभेद करने लग जाता है। इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से हम जानते हैं। बस जो बच्चा है दिन तारीख महीने इत्यादि बताने योग्य हो जाता है, भाषा संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। यही आपकी बात है। और बाकी आपका रहा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आपकी पूरी इसमें किशोरावस्था सम्मिलित हो जाती है, जिसमें क्या है बच्चा मूर्त चिंतन तो करता ही है, साथ में अमूर्त चिंतन भी करने योग्य हो जाता है, तार्किक चिंतन भी करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूरा विकास हो जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन इसमें पाया जाता है। अब देखिएगा आगे पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे की शिक्षा में कौन कौन से योगदान है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था पूरा। जीन प्याजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। भाई बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल दिया था जीन प्याजे ने, और उनका सिद्धांत भी बाल शिक्षा केंद्रित था। जीन प्याजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हैं। यानी जीन प्याजे जी कहते हैं कि अगर शिक्षण हो रहा है तो शिक्षक की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और क्या कहते हैं शिक्षक के बारे में, कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, यानी क्या समस्या है बालक की उसको पहचानना चाहिए। बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण का भी तैयार होना चाहिए। अगर एक बालक है अधिगम कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए वातावरण भी उचित रहना चाहिए और उसकी समस्या को भी पहचान में आना चाहिए कि बालक के सामने क्या समस्या आ रही है। जीन प्याजे जी ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि को एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन प्याजे जी ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति, तो स्कीमा होती है दोस्तों जीव विज्ञान में, उसकी भांति बतलाकर बुद्धि को एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन प्याजे जी ने आत्मिकरण, समन्वयजन व संतुलितीकरण और आपका यहाँ पे स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। आगे देखिएगा दोस्तों, जितने भी शब्द हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको दोस्तों बता दूं, अगर आपको इस पीडीएफ का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा gurjarclasses.com। जैसे ही आप सर्च करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और वहाँ पे नोट्स के सेक्शन में आपको मिलेंगे साइकोलॉजी नोट्स इन हिंदी। उस पोस्ट को खोलिएगा और उसके नीचे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा अपने नोट्स को। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा जीन प्याजे ने जो शब्द दिए थे कौन कौन से दिए थे। पहला शब्द दिया था स्कीमा। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। वातावरण के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसका संपूर्ण संगठन ही स्कीमा है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत व समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति
विश्वसनीय अनुक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, जिसके प्रतिपादक हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संरचनात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का व भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की हैं। और लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संस्कृति में परिस्थिति में संपन्न होता है। अर्थात कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है, इसलिए इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। समीपस्थ क्षेत्र का विकास जो होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसे कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है दोस्तों? आपस में बातचीत को हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। एक बार वो रिपीट कर लेते हैं तो पूरे सिद्धांत को देखिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही आपकी भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में पूरा होता है, अर्थात कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक है लॉरेंस कोहलबर्ग है दोस्तों, आपके नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। लॉरेंस का मानना है कि बालक का नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। कि दोस्तों, जो बालक है उसके नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। इस आधार पर उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई है, उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। दोस्तों, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है आप सभी को पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, और लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो बालक है उसके नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना जरूरी होता है। इस आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं और उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से 3 स्तर हैं। आपका पहला है प्री कन्वेंशनल स्तर, जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ये आपका रहता है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। इस स्तर में बालक के तर्क चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है, वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही व गलत अथवा उचित व अनुचित बताता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 अवस्थाएं हैं, और जैसे हमने पढ़ा था कि 6 अवस्थाएं हैं, उनमें से 3 स्तर हैं, तो तीनों स्तरों में 2-2 अवस्थाएं बटी हुई हैं। तो पहला आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसे कहते हैं, तो इस स्टेज के अंतर्गत आपके 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है आपका आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था, जिसे हम अदला बदली की अवस्था कहते हैं। दूसरा स्टेज है दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत स्तर यानी नैतिक स्तर, जिसकी एज होती है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक। उसे पढ़ने से पहले हम एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, पूर्व नैतिक स्तर भी इसे कहते हैं, जिसकी उम्र होती है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। इस स्तर में क्या होता है कि बालक का जो तर्क है और चिंतन है उसके आधार पर जो बाहरी घटना होती हैं, उस बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही या गलत, उचित अनुचित बताता है। और इसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक है आपकी आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। अब देखिए कन्वेंशनल स्टेज हमने पढ़ रहे हैं, तो इसे नैतिक स्तर कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं। 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक इसकी एज मानी जाती है।
इस स्तर में बालक को तर्क व चिंतन का आधार पर सामाजिक होता है। दोस्तों इसमें जो बालक का तर्क होता है, उसका चिंतन होता है, उसका आधार होता है सामाजिक। इसकी अवस्थाएं भी दो होती हैं, एक होती है प्रशंसा की अवस्था, जैसे कि हम कह सकते हैं उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी लड़का, अच्छा लड़का। सामाजिक दूसरा है आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज की दो यहाँ पे अवस्थाएं हैं, तो उन दोनों अवस्थाओं को याद रखिएगा। एक आपकी प्रशंसा की अवस्था, दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। कन्वेंशनल स्टेज की एज मानी जाती है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक। इसमें बालक का तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक होता है, जबकि जो आपका कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसमें बालक व तर्क का चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है, जबकि कन्वेंशनल स्टेज में तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक होता है। अगला है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्य परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष के बाद रहता है। इस स्तर में बालक का तर्क व चिंतन का आधार विवेक होता है। दोस्तों विवेक रहता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में रहता है आपका बाहरी स्तर, और आपका यहाँ पे दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज में रहता है सामाजिक। चिंतन के ये आधार हैं। अब देखिएगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के बाद होता है। इसमें बालक के चिंतन का आधार विवेक होता है। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी है विवेक की अवस्था। जी आपका यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल 5 अवस्थाएं और बताई हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल 5 अवस्थाएं और बताई हैं। पहली है आपकी पूर्व नैतिक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी है स्वकेंद्रित अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी है आपकी परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जो आपकी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसी अवस्था में बालक नैतिक अथवा चारित्रिक विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों जो आपकी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था होती है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, तो दोस्तों इसी अवस्था में जो बालक का जो नैतिक विकास है और चारित्रिक विकास है, जो चारित्रिक विकास है वो शुरू हो जाता है। अगला जिन्होंने अवस्था बताई है वो है आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है, जो उसे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाती है। इस अवस्था में किशोरों के व्यक्तित्व व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो के द्वारा संचालित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को देवदूत माना जाता है। दोस्तों आपकी जो चौथी स्टेज बताई है वो आपकी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जिसकी उम्र होती है 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच। तो इस अवस्था में क्या है कि किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है और यथार्थता के धरातल से उसे ये जो बातें हैं दूर ले जाती हैं। इस अवस्था में किशोर का जो व्यक्तित्व होता है वो सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो के द्वारा संचालित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को देवदूत माना जाता है, यानी इस अवस्था में दोस्तों सुपर ईगो संचालित रहती है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था, जो 18 वर्ष के बाद होती है, आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति का आधार युक्त व तर्क सम्मत बातें करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आधार युक्त व तर्क सम्मत बातें करता है। व्यक्ति केवल भावनाओं से ही नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। व्यक्ति भावना से ही नहीं केवल विचारों से भी काम लेता है। एक बार और रिपीट करते हैं फास्ट मोड में दोस्तों। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 5 अवस्थाएं और बताई हैं। पहली आपकी पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी आपकी स्वकेंद्रित अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी आपकी परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तीसरी आपकी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था अभी हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में नैतिक विकास व चारित्रिक विकास प्रारंभ होने लगता है। चौथी अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में किशोर है आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है। वह ये बातें हैं जो उसे धरातल से यथार्थता की ओर ले जाती हैं। और इसमें जो व्यक्तित्व है वो सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो के अनुसार रहता है। अगला है आपका आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था, 18 वर्ष के बाद रहती है। इसमें व्यक्ति आधार युक्त व तर्क सम्मत बातें करता है। इसमें केवल भावनाओं से ही नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। अब आपका भाषा विकास। भाषा विकास में देखिएगा
सबसे पहले आपका है पावलव। पावलव के अनुसार भाषा विकास देखिएगा, बालक भाषा अनुबंधन के माध्यम से सीखता है। बालक भाषा अनुबंधन के माध्यम से सीखता है, ये पावलव के अनुसार कहना है। अब देखिए स्किनर के अनुसार क्या है, बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। भाई पावलव जी ने तो कहा है कि बालक है जो भाषा अनुबंधन के माध्यम से सीखता है, वही स्किनर जी ने कहा है कि बालक है जो भाषा स्किनर सॉरी यहाँ अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। स्किनर के अनुसार अनुकरण में पुनर्बलन और पावलव के अनुसार अनुबंधन। वहीं बंडूरा जो अल्बर्ट बंडूरा है उनके अनुसार भाषा का जो विकास है वो भाषा बालक अनुकरण से सीखता है। बंडूरा ने भाषा में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। दोस्तों स्किनर का सपोर्ट किया है बंडूरा ने, लेकिन उसमें पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है, केवल अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है, ऐसा कहना है बंडूरा जी का। एक बार रिपीट कर लीजिए, देखिए पावलव के अनुसार अनुबंधन से भाषा सीखता है, स्किनर के अनुसार अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है, बंडूरा के अनुसार अनुकरण से ही सीखता है, पुनर्बलन का महत्व नहीं दिया है। आगे देखिए भाषा विकास सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है नोम चॉम्स्की। भाषा विकास सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है नोम चॉम्स्की। भाषाविद नोम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाई देखो नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। इसे हम भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। बालक जिस भाषा को सुनता है उसी उसकी उसकी व्याकरण तो अपने आप ही सीख जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए नोम चॉम्स्की के अनुसार जब भी भाषा जो भी बालक है जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसलिए इस जो सिद्धांत को हम जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया। भाषाविद नोम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे हम भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। और जो भी भाषा बालक सुनता है तो उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसलिए इसे भाषा भाषा का जनरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से सिद्धांत को जानते हैं। देखिए अब है शारीरिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार, देखिए हमने भाषा विकास पढ़ा, अब शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम एक शारीरिक प्राणी है, उसकी शारीरिक संरचना उसके व्यवहार व दृष्टिकोण का आधार है, अतः शारीरिक विकास के सभी पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक है। मनुष्य सर्वप्रथम एक शारीरिक प्राणी होता है, आप सभी को पता है। इसकी शारीरिक संरचना उसके व्यवहार पर आधारित होती है, दृष्टिकोण पर आधारित होती है, अतः शारीरिक विकास में सभी पक्षों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। शारीरिक विकास के चक्र कौन कौन से हैं देखिएगा। प्रथम चक्र है जन्म से लेकर और 3 वर्ष तक, जो विकास तीव्र गति से होता है। देखिए जिस जन्म से 3 वर्ष तक यानी शैशवावस्था में बालक का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से 12 वर्ष तक हम मान सकते हैं, जिसमें विकास है वो स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तीसरा चक्र होता है किशोरावस्था का, तो विकास पुनः तीव्र गति से हो जाता है। उसके बाद चौथा चरण होता है आपका 16 वर्ष से 18 वर्ष तक का। हम इसे किशोर अवस्था के बाद का भी मान सकते हैं, लेकिन हम समथिंग मान रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये विकास है पुनः धीमा पड़ जाता है। तो एक तरीके से वर्तुलाकार गति होती है विकास की। सबसे पहले विकास धीरे रहता है, फिर तेज हो जाता है, सॉरी यहाँ सबसे पहले तेज रहता है, फिर धीरे हो जाता है, पुनः तीव्र होता है, पुनः मंदा पड़ जाता है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास के बारे में देखिए क्या कहना है। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास तक जो विकास है वो लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। शारीरिक विकास के पक्ष कौन कौन से पक्ष हैं शारीरिक विकास के, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। शारीरिक विकास के पक्ष, सबसे पहला आपका है लंबाई। शैशवावस्था में बालक की लंबाई अधिक बाल्यावस्था में लगभग बराबर और अधिक होती है। देखिएगा शैशवावस्था में बालक की लंबाई अधिक होती है, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है दोस्तों। देखिए लड़कों की लंबाई शैशवावस्था में लड़कियों से ज़्यादा होती है, शुरू में बात कर रहे हैं लड़कों की। लड़कों की लंबाई लड़कियों से बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है।
शैशवावस्था में ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर हो जाती है और लड़कियों की किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई से अधिक लड़काई लंबी हो जाती है। सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गई यहाँ पे फास्ट मोड में पढ़ने के कारण। देखो भाई, सीधी बात है, शुरू में शैशवावस्था आती है तो लड़कों की लंबाई ज़्यादा रहती है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर हो जाती है, थोड़ा बहुत लड़कों की ज़्यादा रहती है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है लड़कों से, और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद बढ़ती रहे, 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है। और फाइनल में जो आपका रह रहा है किशोरावस्था में, जैसे ही 15 वर्ष से ऊपर लड़का जाता है तो लड़की की लंबाई ज़्यादा रह जाती है, लड़के की कम रह जाती है। ये लंबाई का फैक्ट है। थोड़ा सा भार का देखिएगा, शैशवावस्था में लड़कों का भार अधिक रहता है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर सा हो जाता है, और लड़कियों का किशोरावस्था में लड़कों से भार अधिक हो जाता है, क्योंकि लड़कों की हड्डियां अधिक मजबूत होती हैं। दांतों को देखिएगा, दांत निकलने की प्रक्रिया आरंभ गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं नहीं होते हैं, और 5 से 6 महीने में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो दांत होते हैं वो गर्भावस्था से निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म के समय है तो शिशु के दांत नहीं होते हैं, केवल वो निकलना शुरू होते हैं। तो जैसे ही बच्चा 5 से 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या लगभग 8 रहती है, तथा 4 वर्ष तक दूध के पूरे दांत, 20 दांत होते हैं, वो निकल आते हैं। उसके बाद दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। 5 से 6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या 27 से 28 हो जाती है। किशोरावस्था के अंत अतः प्रौढ़ अवस्था तक के प्रारंभ तक प्रज्ञादंत निकल आते हैं, अक्ल के दांत जिन्हें कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स्थायी दांत 12 होते हैं, अस्थायी दांत 20 होते हैं। हड्डियों की बात करें दोस्तों, तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 के बीच रहती है। यह हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं। धीरे धीरे हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया में अस्थिकरण व दृढ़ीकरण की क्रिया कहते हैं। हड्डियां जैसे आपस में जुड़ती हैं दोस्तों, इसे हम अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, दृढ़ीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। किशोरावस्था में अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। किशोरावस्था में भुजाएं व टांगों की संख्या तीव्र गति से वृद्धि होती है। किशोरावस्था में जो भुजाएं होती है व टांगों की हड्डी होती है, इनमें तीव्र गति से वृद्धि होती है। मस्तिष्क देखिएगा, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम रहता है, बाल्यावस्था में 1260 ग्राम हो जाता है, किशोरावस्था में 1260 से लेकर 1400 ग्राम के बीच रहता है। अब देखिए धड़कन, जन्म के समय शिशु की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। वही 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो 100 बार धड़कती है, और 12 वर्ष तक 85 बार, किशोरावस्था में कुल 72 बार धड़कती है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शैशवावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को यहाँ हम कह सकते हैं। अगर आपको दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहाँ तो बताइएगा पूर्व बाल्यावस्था, और वहाँ बताइएगा शैशवावस्था। ठीक है, अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में ना आए तो आपको शैशवावस्था बताना है, अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में आ जाए तो आपको पूर्व बाल्यावस्था बताना है। शैशवावस्था आपकी रहती है जन्म से 2 वर्ष तक। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो आपकी रहती है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। अब आपका व्यक्तित्व आ जाएगा, जैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार दोस्तों जाते जाते मैं थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी इनको पढ़ाते समय। एक बार फास्ट मोड में रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। यहाँ से जितने भी शारीरिक विकास के पक्ष हैं, देखिएगा लंबाई में थोड़ा सा हम पे मिस्टेक हो गई थी। शैशवावस्था में लड़कियों की लंबाई अधिक होती है, सॉरी लड़कों की लंबाई अधिक होती है, जबकि बाल्यावस्था में लगभग बराबर हो जाती है।
लड़कियों की लंबाई किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है तथा लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है। भार की बात करें तो शैशवावस्था में भार लड़कों का अधिक होता है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर हो जाता है, और लड़कियों का किशोरावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है। दोस्तों, किशोरावस्था में जो लड़कों का भार है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत पाई जाती हैं। दांतों की बात करें तो दांत दोस्तों गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं निकलना, लेकिन दिखते नहीं है। लेकिन जब बच्चा 6 से 7 महीने का या 5 से 6 महीने का हो जाता है तो दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 4 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो लगभग उसके दांत 8 दांत हो जाते हैं। 4 वर्ष तक पूरे दूध के 20 दांत निकल आते हैं। और उसके बाद दोस्तों दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। 5 से 6 वर्ष का जब होता है तो स्थायी दांत शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। 13 वर्ष की आयु तक 28 दांतों की संख्या हो जाती है। उसके बाद अक्ल के दांत आते हैं, अक्ल की दाढ़ आती है, जिनकी संख्या 4 होती है, और कुल दांतों की संख्या फिर 32 हो जाती है। हड्डियों की संख्या की बात करें तो जन्म के समय शैशवावस्था में कुल 270 होती हैं, व 300 के बीच होती हैं। तो हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं, धीरे धीरे उनका अस्थिकरण होता है, आपस में हड्डियां जुड़ती हैं, और हड्डियों की संख्या किशोरावस्था के आते आते 206 रह जाती है। मस्तिष्क की बात करें तो शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, बाल्यावस्था में 260 ग्राम हो जाता है, किशोर अवस्था में दोस्तों ये 1400 ग्राम के लगभग हो जाता है। धड़कन की बात करें तो जन्म के समय शिशु की धड़कन 140 बार धड़कती है 1 मिनट में। वही 6 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो 100 बार धड़कती है। 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो 85 बार धड़कती है, और किशोर अवस्था में ये 72 बार धड़कती है। बाकी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए थे। इस प्रकार आपका यहाँ तक चैप्टर होता है। दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो gurjarclasses.com पर जाएं, या कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और आगे हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व को। दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यक्तित्व।